अगर भारत, अमेरिका और रूस एक ही रणनीति दिशा में बढ़ने लगे तो क्या दुनिया की पावर बैलेंस बदल जाएगा? आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? हाल ही के कूटनीति संवादों, मंचों के विवादों ने भारत, रूस और चाइना को सुर्खियों में ला दिए हैं। हालांकि इन तीनों देशों का कुछ साझा हित है। भारत और चाइना का सीमा विवाद, कुछ अन्य मतभेद शामिल हैं, लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है, क्या यह रणनीतिक सहयोग है या एशिया में बदलते शक्ति का संतुलन है? आखिर पूरा मामला क्या है मेरे प्यारे साथियों? लाइन बाय लाइन जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर बात करें आप सभी लोग के बीच, जो ये भारत, रूस, चाइना, आप तो जानते हैं कि भारत रूस हमेशा एक अच्छा संबंध शुरुआत से ही है, लेकिन चाइना से भी हम लोग का संबंध बेहतर हो गया है। सबसे बड़ी चीज एक बात करना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों आप सभी लोग के बीच, तो पिछले कुछ वर्षों में विश्व के राजनीति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। पिछले मतलब कुछ सालों में राजनीति में बहुत परिवर्तन हुए हैं, और इस बीच में यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक में तनाव, ब्रिक्स का विस्तार, एससीओ की बढ़ती भूमिका ने एशिया के शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल दिया है। साथ ही मेरे प्यारे साथियों, आज की इस प्रस्तुति में हम यह भी समझेंगे कि भारत, रूस और चाइना ये तीन महान एशियाई शक्तियां हैं, और एक नए भू राजनीति समीकरण में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोनों तीनों जो देश हैं एक दूसरे से कनेक्शन है मेरे प्यारे साथ। साथ ही हम यह भी देखेंगे, एक तरफ भारत रूस का दशकों का पुराना रणनीति साझेदारी का संबंध, वही दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पर चल रही, साथ ही रूस और चाइना के पश्चिम के विरुद्ध का बढ़ता गठबंधन भी इस समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं मेरे प्यारे साथियों, भारत और रूस का रिश्ता शुरुआत से ही बेहतर है। चाइना में मामला समझ रहे हैं कि सीमा विवाद, कुछ मतभेद था, लेकिन फिर भी अगर मंच पर या सुर्खियों में आया है तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। लेकिन और मेरे प्यारे साथियों, हम यह भी समझेंगे ब्रिक्स क्या होता है, एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच कैसे काम कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक में क्वाड की भूमिका क्या है, और भारत की रणनीति स्वायत्तता की नीति कैसे काम कर रहे हैं, सारी चीजें हम लोग जानेंगे। और साथ ही आर्थिक पहलू से हम जीडीपी का व्यापार, एफपीआई, ऊर्जा सुरक्षा के आंकड़ों को भी विश्लेषण करेंगे। साथ ही मेरे प्यारे अंत में हम भविष्य की 4 संभावित परिदृश्यों पर भी चर्चा करेंगे। यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या भारत आने वाले दशक में विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बन सकता है। साथ ही मेरे प्यारे साथियों, यह भी प्रस्तुति जो ब्लूमबर्ग, रूटर्स, द इकोनॉमिक को शैली में भी तैयार की गई है, और सारी चीजें हम लोग तथ्यात्मक के तौर में हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, और अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयरिंग जरूर करिएगा मेरे प्यारे साथियों। सबसे बड़ी चीज है मेरे प्यारे साथियों कि बदलती जो हमारा विश्व का जो व्यवस्था क्या है। अब जानते हैं एशिया में सबसे बड़ा अगर ताकत देश है तो 2 देश हैं। वो देश का नाम चाइना और हमारा प्यारा भारत देश है। चाइना की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, विश्व का दूसरी नंबर अर्थव्यवस्था, और जबकि भारत की बात करें तो 5वें नंबर पे, और दिन पे दिन यह बढ़ता ही जा रहा है। कुछ इकोनॉमिक्स का तो कहना है कि यह आने वाले समय में विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा पूरे विश्व का। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे चरण 1 से। चरण 1 में क्या क्या चीजें हुई, चरण 2 में क्या क्या चीजें हुई, चरण 3 में क्या चीजें हुई, चरण 4 में क्या चीजें हुई, एक एक चीजें लाइन में हम डिस्कस करेंगे। तो सब थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों समझते हैं कि चरण 1 में क्या हुआ था। एक ध्रुवीय दुनिया। एक ध्रुवीय दुनिया क्या होता है, जो 1991 से 2000 के बीच में, इसमें क्या हुआ था, जब शीत युद्ध के बाद अमेरिका का प्रभुत्व था, इसी को हम चरण 1 स्टार्टिंग बोलते हैं। दूसरा चरण 2 में क्या हुआ था, एशिया का उदय हुआ था। एशिया मतलब कुछ बढ़ना शुरू कर दिया था, अपने जीवन काल में बेहतर करना शुरू कर दिया था। क्या हुआ था भैया, चीन और भारत का आर्थिक विकास में डेवलप होना शुरू हो गया। तीसरा चरण क्या हुआ था, बहुध्रुवीय उद्भव। 2010 से लेके 2020 तक विक्रस गठन हुआ, रूस चाइना का उदय होना शुरू हो गया। तीसरा बात करें नया क्रम क्या है, 2020 के प्रेजेंट के बाद यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक तनाव, ग्लोबल साउथ की दावेदारी, यह सबसे बड़ी रूस को बर्बाद करने में दाखिल कर दिया मेरे प्यार साथ।
लेकिन मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा समझने का यह प्रयास करेंगे कि एक ध्रुवी से बहुध्रुवी विश्व बनने का जो गठन क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बना था मेरे प्यारे साथियों। 1991 का सब चीज बिखरने के बाद यह नया शक्ति बन गया और इसके पास डॉलर हो गया और सारे देश पे इसका कमांड करने लगा। साथ ही मेरे प्यारे साथियों एक ध्रुवी विश्व, किंतु 21वीं सदी में एशिया का आर्थिक का उदय होना शुरू हो गया। यूक्रेन युद्ध और इंडो पैसिफिक के तनाव ने बहुध्रुवी व्यवस्था को जन्म दे दिया। यही नहीं मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका की जो एकल हेगेमनी जो थी इसको समाप्त हो गई। और कुछ दिन मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका ध्वस्त हो जाएगा। आखिर क्यों ध्वस्त होगा वो भी जानेंगे। सुनिए, चाइना भारत रूस का जो उदय है, जिस प्रकार चाइना काम कर रहा है, जिस प्रकार भारत काम कर रहा है, आने वाले टाइम में एशिया का सबसे पूरे विश्व का पावरफुल लोग होंगे। दूसरी चीज, ग्लोबल साउथ की आवाज का प्रबल हो जाएंगे। साथ ही व्यापार प्रौद्योगिक ऊर्जा का एक नया शक्ति का केंद्र बन जाएगा। थोड़ा सा और जानने के मेरे प्यारे साथियों वो चीजें, प्यारे साथियों विश्व व्यवस्था के इतिहास को समझना अत्यंत आवश्यक है। जो विश्व का व्यवस्था है मेरे प्यारे उसका थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अमेरिका दुनिया की एकमात्र महाशक्ति बन गया। इसे हम एक ध्रुवी विश्व के नाम से या अनपोलर वर्ल्ड भी कहते थे। उस समय अमेरिका की सैन्य शक्ति, आर्थिक संस्कृति बहुअतुलनीय था। उसी समय मेरे प्यारे साथियों नाटो का विस्तार हुआ, डॉलर की वैश्विक प्रमुखता हुई और अमेरिका को कंपनियों का वर्चस्व इसी युग में पहचान बनी। और सुनिए मेरे प्यारे साथियों, किंतु 2000 के बाद चाइना भारत की आर्थिक विकास दर ने दुनिया को हैरान कर दिया। चीन ने WTO में शामिल होकर अपने ही निर्यात को बढ़ाया। वर्ल्ड ट्रेड ये चीजें होती हैं और वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया। दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, भारत की IT सेवा क्षेत्र की वृद्धि ने भी विश्व की अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका बदल दी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भारत ने बहुत बेहतर काम किया। और सुनिए 2009 में ब्रिक्स का गठन हुआ मेरे प्यारे साथियों। ब्रिक्स वह चीजें होती हैं जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर एक नया वैकल्पिक मंच बनाया। और सुनिए 2022 में मेरे प्यारे साथियों रूस से यूक्रेन में युद्ध इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। पश्चिम देशों द्वारा रूस पर लगाए गए जो प्रतिबंधों ने ग्लोबल साउथ देशों को यह एहसास दिलाया कि उन्हें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी चाहिए। और यही नहीं मेरे प्यारे साथियों, इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामक नीति, ताइवान मुद्दा और दक्षिण चीन सागर विवाद ने क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण को बदल दिया। और यही नहीं मेरे प्यारे साथियों, यही इसी को हम समझेंगे। हम एक क्या है, बहुध्रुवी है। हर देशों से हम लोग का संबंध बेहतर है। अगर एक देश के ऊपर बम, जैसे रूस के ऊपर जिस प्रकार यूक्रेन युद्ध होना शुरू हो गया, तो बहुध्रुवी बनना सबसे बेहतर है। एक चीज सुनिए की ओर बढ़ रहे हैं जहां अमेरिका, चीन, भारत, रूस और यूरोप सभी महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र हैं। और अब सुनिए दूसरी चीज मेरे प्यारे साथियों, अब जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि सर भारत रूस और संबंध जो है रणनीतिक साझेदारी क्या है। भारत रूस और संबंध में क्या रणनीतिक साझेदारी है, इसको समझते हैं। आइए देखिए, भारत को रूस जानते हैं क्या करता है, यह रक्षा के क्षेत्र में काम करता है। रक्षा सहयोग, भारत के जो 60% जो हथियार होते हैं रूस के होते हैं। जैसे अगर बात कर लिया जाए, S-400 हुआ, Su-300 MKI हो गया, चाहे INS विक्रमादित्य हो गया, सब के सब यह रूस दिया है। दूसरी चीज सुनिए, ऊर्जा का जो व्यापार आप देख रहे हैं, 2023 में रूसी तेल का जो आयात था मेरे प्यारे साथियों 36 गुना बढ़ा। और सुनिए भारत तीसरा सबसे बड़ा खरीदारी बना है, विश्व का तीसरे नंबर पर खरीदारी भारत बना था। और सुनिए तीसरा चीज, परमाणु ऊर्जा क्या है सर, कुडल परमाणु जो संयंत्र आप जो देख रहे हैं रूसी तकनीकी से 2000 मेगावाट का उत्पादन करता है। अगला सुनिए, अंतरिक्ष का सहयोग क्या है सर, गगनयान मिशन में रूसी का जो परीक्षण, इसरो, रोसकोमोस, दीर्घकालिक का समझौता, ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा और समझते हैं मेरे प्यारे साथियों इसको विस्तार में।
भारत रूस के जो संबंध है 7500 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं, 75 साल से भी अधिक पुराने हैं भारत और रूस का संबंध। यह केवल एक राजनीतिक संबंध नहीं है, आप सोचते होंगे कि राजनीतिक संबंध नहीं, ये बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और सुनिए, बल्कि एक गहरी रणनीतिक साझेदारी है। जब 1971 में हस्ताक्षरित भारत सोवियत शांति मैत्री और सहयोग संधि ने इस संबंध को एक ठोस आधार क्या किया था मेरे प्यारे साथियों, दिया था। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत के लगभग 60% से अधिक जो है हथियार रूसी मुल्क है, और यह सारी चीजें हम आपको बताए हैं, सारी चीजें। अब सुनिए, ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बात किया जाए 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद एक क्रांतिकारी बदलाव आया। क्या भाई? प्रतिबंधों के रूस ने अपने तेल पर ही भारी छूट देना शुरू कर दिया, जिसमें भारत तीसरे नंबर पर खरीदारी करने वाला बना विश्व का। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में तमिलनाडु कुडनकुलम परमाणु संयंत्र रूसी तकनीक पर ही आधारित है मेरे प्यारे साथियों, जहां पे 2000 मेगावाट का बिजली उत्पादन, सारी चीजें आप जो देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, या भारत रूस का ही देना है। और सुनिए, दूसरी चीज है मेरे प्यारे साथियों, आप समझेंगे कि सर भारत चीन का जो संबंध क्या है। अभी तक तो हम लोग समझे कि भारत और रूस का क्या संबंध है, और चाइना का समझ लेते हैं। सुनिए, सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों विवाद समझते हैं भारत चाइना का। जो यह गलवान वाली घाटी जो आप सुन रहे हैं, 2000 में स्टार्टिंग होता है गलवान घाटी का विवाद, द्विपक्षीय व्यापार। और सुनिए, उसके बाद से व्यापार में घाटा हुआ 85 अरब डॉलर का, फिर क्वाड सदस्यता में शामिल हुआ, मतलब सहयोग हुआ, आप चल रही चीजें, सारी चीजें थी। थोड़ा सा ये समझते हैं बढ़िया। देखिए, जटिल द्विपक्षीय समीकरण क्या है, थोड़ा सा बताते हैं। भारत चीन जो संबंध का जो सहयोग है मेरे प्यारे साथियों, प्रतिस्पर्धा अनूठा मिश्रण है। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद तनाव चरम पर, किंतु व्यापारिक निर्भरता बनी हुई थी। मतभेद अलग थे, लेकिन व्यापारिक जो संबंध था मेरे प्यारे साथियों, वह चीजें बना था। अब देखिए, द्विपक्षीय व्यापार में आपका 136 डॉलर अरब का 2023 में हमारा व्यापार हुआ था। भारत का जो व्यापार का घाटा हुआ था लगभग 85 डॉलर का आपका अरब का घाटा हुआ था। अब देखिए, चाइना भारत का सबसे बड़ा आयात का स्रोत है। दूसरी चीज, फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक, रसायन में, ये सारी चीजें हम लोग चाइना पे ही निर्भर करते हैं। लेकिन आइए थोड़ा सा समझते हैं डीप में। क्या मेरे प्यारे साथियों, भारत और चाइना का थोड़ा सा संबंध जानते हैं। सुनिए, भारत और चाइना के जो संबंध है मेरे प्यारे साथियों, विश्व की सबसे जटिल द्विपक्षीय संबंधों में से एक है, सबसे कठिन में से एक है। तो सुनिए, एक तरफ दोनों देश ब्रिक्स और एससीओ के सदस्य हैं। दोनों देश हमारा जो है ब्रिक्स और एससीओ, बताएंगे आगे चल के ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स तो बता दिए, एससीओ क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। जलवायु परिवर्तन पर सहयोग करते हैं, ठीक है। और उनका द्विपक्षीय जो व्यापार है मेरे प्यारे साथियों, 136 अरब डॉलर का है, बताएं। वही दूसरी तरफ मेरे प्यारे साथियों, सीमा का विवाद चलता रहता है, व्यापारिक असंतुलन और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा लगातार तनाव पैदा कर रही है। संबंध तो बहुत बेहतर है, लेकिन जो चाइना नहीं होते हैं पाटीदार लोग, क्या होते हैं, जलते रहते हैं मेरे प्यारे, तो वैसे चाइना कर रहा है। बाकी चीज तो सारी चीजें बेहतर है। और जब यह लड़ाई झगड़ा चालू होता है, उसमें भारत को, चाइना को नुकसान होता है। क्या होता है ये समझते हैं। सीमा मुद्दे की बात करें मेरे प्यारे साथियों, 1962 के युद्ध के बाद से ही भारत चाइना विवाद हमेशा बनी रही, जिसमें 3488 किलोमीटर जो लंबी वास्तविक जो नियंत्रण जो रेखा है, जिसको हम बोलते हैं मेरे साथियों एलएसी, ठीक है, पर अक्सर टकराव होते रहते हैं। 2020 के गलवान घाटी के संघर्ष में 20 भारतीय हमारा सैनिक शहीद हुए थे, और यह 45 वर्षों में सबसे गंभीर सैन्य टकराव था। और अगला सुनिए, अगला यह है, इसके बाद भारत ने चीन ऐप पर जो जितना उसका चीन का ऐप था, भारत ने कहा कि बंद करो, और देखिए, और चीनी निवेश पर बड़ी जांच शुरू हुई और सीमा बुनियादी ढांचे का निर्माण तेज किया गया। और सुनिए, व्यापार के पहलू से अगर देखें मेरे प्यारे साथियों, चाइना भारत सबसे बड़ा आयात स्रोत है, ठीक है, किंतु भारत चाइना का निर्यात, लेकिन जो भारत जो आप देख रहे हैं, भारत चाइना को बहुत कम बेचता है सामान। हम लोग चाइना के सामान पे सबसे ज्यादा आदी है। और सुनिए, एक दिन का रक्षाबंधन होता है, चाइना आकर बेच कर चला जाता है राखी। रक्षाबंधन 28 तारीख को है। अब देखिएगा, चाइना इतना बढ़िया बढ़िया राखी बनाएगा, हर चीज में अपना व्यापार बेहतर कर लिया है। और यार समझिए, हमेशा लड़ाई झगड़ा सीमा विवाद होता रहता है, और लेकिन भारत कौन वहां पे सामान बेचता है, क्या बेचता है ये समझते हैं। इससे भारत का जो व्यापार जो होता है मेरे प्यारे साथियों, घाटा लगभग 85 अरब डॉलर का है, ठीक है।
भारत फार्मास्यूटिकल्स के लिए चीन पे ही निर्भर है। जितना दवाई वाई आप देख रहे हैं ना सब उसी पर निर्भर है। और सुनिए लगभग 70% एक्टिव जो फार्मा एक्चुअल जो है इंग्रीडिएंट जो आप जो देख रहे हैं चीन से ही आते हैं। और सुनिए इलेक्ट्रॉनिक का जितना सामान आप देख रहे हैं, सौर जो पैनल आप जो सोलर पैनल जो देख रहे हैं सब चाइना ही देता है। और रसायन में भी ये इसका दवाई वाई सब चाइना से ही आता है। अगला सुनिए रणनीति स्तर पर जो चीन का पाकिस्तान के साथ गहरा संबंध है। और राजनीति की बात देखा जाए तो यह सारा सामान आके भारत में बेचता है और राजनीतिक जो संबंध अपने दुश्मन देश हमारे पाकिस्तान से बनाता है। और सुनिए आप बताइएगा और सीपीईसी जिसे हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं, जो सर भारत के अधिकृत कश्मीर से गुजरता है और हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स नीति भारत के लिए गंभीर चिंता का भी विषय है। ठीक है, अब जाके वहीं पे काम सीपीसी बनाना शुरू कर दिया है। व्यापार हमारे से कर रहे हो, दोस्ती पाकिस्तान से कर रहे हो और दुश्मनी हमारे साथ रहे हो, ये चल क्या रहा है। और सुनिए क्वाड मतलब अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो गठन है चीन की जो बढ़ती शक्ति को संतुलन करने के लिए किया गया है। ठीक है, और ये चीजें आप सभी लोग को बेहतर है मेरे पास। अब अपना राय बताइएगा कि चाइना से हम लोग सबसे ज्यादा सामान उससे निर्भर है, लेकिन भारत बहुत कम बेचता है, तो कुछ ना कुछ भारत को बेहतर करना पड़ेगा ना। और अब हमारे लिए ना हम जैसे जानते हैं क्या करता है चाइना, हमने के सामानवा लेके हमने के पैसा लेके गड़ा खोलता है कि उसी में डूब जाए, भारत को मुआ दिया जाए। जिस पत्तल में खाता है उसी पतलवा में छेद कर देता है चाइना। ठीक है, अगला सुनिए थोड़ा सा और बताते हैं। अब देखिए ब्रिक्स और एससीओ क्या है, अब आपको बता रहे हैं। ब्रिक्स जो एससीओ जो होता है बहुध्रुवी मंच है। इस मंच पर जितने हमारे देश हैं आकर बेहतर तरह से आई समझते हैं। ब्रिक्स क्या है समझते हैं। ब्रिक्स वह चीजें हैं जहां पर सर ब्राजील, रूस, भारत, चाइना, दक्षिण अफ्रीका 2024 में 6 को 9 सदस्य जुड़े थे, जिसमें सर विश्व का जीडीपी का 35%, नई विकास बैंक एनडीबी की स्थापना, सारी चीजें यही लोग के पास है। अगला सुनिए एससीओ क्या होता है बताते हैं। तो संघाई सहयोग का गठन, एससीओ का मतलब होता है संघाई सहयोग का गठन। अब देखिए क्षेत्रीय का सुरक्षा, जितना क्षेत्र उसका सुरक्षा है सब इसी का काम है। आतंकवाद का ये विरोध करता है। इस मंच पे जब जाते हैं लोग तो बोलते हैं कि पाकिस्तान क्या है, आतंकवादी है, मतलब कई देशों का ये मंच है। अगला सुनिए ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार का सहयोग में मंच पर बात किया जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्व सदस्य बने थे। ये जो एससीओ आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान वो भी है और भारत भी है, ये सदस्य है एससीओ का। और सुनिए सर भारत का भूमिका क्या है इसमें बताते हैं। दोनों मंच पर संतुलनकारी, भारत क्या करता है दोनों पर अपना संतुलन करता है। और सुनिए रूस चीन गठबंधन में अपनी स्वतंत्र नीति ठीक है बनाए रखना है, ग्लोबल साउथ की आवाज बनना है, यही काम करता है। और रूस चीन का भूमिका क्या है अभी बताते हैं। दोनों एससीओ के संस्थापक सदस्य हैं। ठीक है, पश्चिमी प्रभाव की चुनौती देने के लिए इन मंचों को रणनीतिक उपयोग करते हैं और ब्रिक्स में चीन की प्रयुक्त बढ़ता जा रहा है। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। आइए मेरे पास सबसे पहले यह समझेंगे कि ब्रिक्स और एससीओ यह जो देख रहे हैं यह दोनों बहुपक्षी मंच है, बहुध्रुवी मंच है। ठीक है, और वैश्विक विश्व की राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये दोनों पूरे विश्व का जब राजनीति जब होता है यह दोनों मंच बहुत बेहतरीन निभाते हैं। और सुनिए ब्रिक्स का जो शुरुआत आप जो देख रहे हैं ना 2009 में 4 देशों में 4 को देश शामिल था भैया, ब्राजील, रूस, भारत और चीन, 4 गो से शुरुआत हुई थी। और सुनिए 2011 में क्या हुआ था तो दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया। ठीक है, और 2024 में क्या हुआ था काजीकोट शिखर सम्मेलन में इसे अपने 6 गो नौका सदस्य को जोड़ दिया। तुम्हें 6 गो सदस्य कौन थे सर मिस्र थे, इथोपिया थे, ईरान था, संयुक्त अरब अमीरात था, सऊदी अरब था, अर्जेंटीना था, ये सब के सब सदस्य जुड़ गए। अब सुनिए सर आज ब्रिक्स देश मिलकर विश्व की आबादी का 45%, विश्व जीडीपी का 35% से अधिक, तेल उत्पादन का 40% से नियंत्रित करते हैं। ठीक है, पूरा देश का पूरे विश्व का जो बेस्ट जो देशवा जो शामिल है इनमें भारत है, ये 40% सबसे ज्यादा 35% जीडीपी का यह कंट्रोल करते हैं। अगला सुनिए सर जो ब्रिक्स आप जो देख रहे हैं ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट क्या है बताते हैं। सर एनडीबी विश्व बैंक है, आईएमएफ का वैकल्पिक वित्त पोषण मंच है, इसका सर मुख्यालय कहाँ पे है शंघाई में है। और इसकी जो पूंजी आपको सर ये जो मंचवा है सॉरी जो बैंकवा आप जो देख रहे हैं इसका पूंजी होगा ना, पूंजी बताइए तो सब $100 अरब है। इसका पूंजी कितना है $100 अरब। अब सुनिए
भारत ने इस बैंक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहला जो भारत आप देख रहे हैं ना, ये बैंकों में सबसे जबरदस्त भूमिका इस भारत का है। और सुनिए, इसके पहले जो अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष का नाम क्या था बताते हैं। इसके अध्यक्ष क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष कौन था? भारत के ही अध्यक्ष थे। तो सुनिए, ब्रिक्स का एक प्रमुख उद्देश्य अमेरिका डॉलर की वैश्विक प्रमुखता को चुनौती देना है और वैकल्पिक भुगतान प्रणाली को विकसित करना है। ठीक है। अब देखिए, यह जो मंच बना है इसलिए बना है कि भारत जो डॉलर में अमेरिका बोलता है साला कि डॉलर में खरीदना है, डॉलर को टक्कर देने के लिए बना है। और सुनिए, एससीओ क्या होता है? संघाई सहयोग संगठन। इसका हिंदी होता है संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। और सर इसके संस्थापक जो सदस्य जो थे चाइना के थे। चाइना, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान थे। और देखिए, भारत और पाकिस्तान 2017 में ही पूर्व सदस्य बने। 2017 में जाके भारत और पाकिस्तान बने। ठीक है। एससीओ का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? मेन वही था कि सुरक्षा काम करना, आतंकवाद का विरोध करना, ये सारी चीजें हमने आपको बताया है। भारत के लिए दोनों मंच अपनी भूमिका निभाते हैं, ये चीजें हैं। और देखिए, एक तरफ भारत रूस चीन के साथ इन मंचों पर काम करता है और वही दूसरी तरफ क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ भी रणनीति साझेदारी निभाता है। इसके साथ भी है, अजा के क्वाड के साथ अमेरिका के साथ भी निभाता है। ये चीजें हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अब यह जानेंगे कि सर भू राजनीति विश्लेषण क्या होता है। आइए इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। सुनिए सर, भारत की जो रणनीति स्वायत्ता क्या है? देखिए, अब मेरा प्यारा भारत है। अच्छा देखिए, क्वाड का भागीदारी, इंडो पैसिफिक की रणनीति का स्वायत्ता, वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व, ऊर्जा का सुरक्षा, व्यापार का गलियारा, ये चीजें हैं। आइए समझते हैं। सर, भारत ने मल्टी अलाइनमेंट नीति अपनाई है। ठीक है। किसी एक गठबंधन में बंधे बिना राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा है। देखिए, भारत कहता है कि मैं सबके साथ हूँ, मैं एक लोग के साथ नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन इस टाइम इस टाइम अमेरिका के साथ ज्यादा दे रहा है, जिसे आप देख रहे हैं महंगाई की सीमा एकदम हाई लेवल पे हो गया है। सुनिए, क्वाड जो है इंडो पैसिफिक में चीन में संतुलन बनाता है। अब देखिए, ब्रिक्स हुआ, एससीओ हुआ, ग्लोबल साउथ की आवाज है। अब देखिए, इन आईएनएसटीसी क्या होता है? रूस भारत का व्यापार का मार्ग है। और देखिए, आईएमएफ क्या है? भारत मध्य पूर्व यूरोप का कॉरिडोर है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए बात करें तो भारत ने रूस, मध्य पूर्व, अमेरिका तीनों से क्या करता है? यह अपना आयात बढ़ाता है। अगर रणनीति स्वायत्ता, इसका अर्थ यह है भारत किसी एक गठबंधन या शक्ति केंद्र में पूरी तरह बद्ध कर नहीं रहता, एक पर निर्भर नहीं करता है। सुनिए, बल्कि हर मुद्दे पर अपने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखता है। कहता है हमारा राष्ट्र ही सबसे सर्वोपरि है, किसी में हमको बदलना नहीं है। और सुनिए, यह नीति कोल्ड वार के समय की गुटनिरपेक्षता का आधुनिक रूप है। ठीक है, जिसे अब मल्टी अलाइनमेंट भी कहा जाता है। और सुनिए, क्वाड क्या है? आइए समझते हैं। जहां पर सर अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का यह समूह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक मुक्त और खुले हिंद प्रशांत की अवधारणा को आगे बढ़ाता है। क्या है सर जी? यह मुख्य रूप से चाइना की जो बढ़ती जो सैन्य और आर्थिक शक्ति को संतुलन करने के लिए बना है। ठीक है। और सुनिए सर, 2021 में क्वाड का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, क्या हुआ था? सबसे यह नियमित रूप से मिल रहा है। इसमें सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे पर चर्चा होती है। ठीक है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि यह जो क्वाड है, जिस प्रकार चाइना का जो बढ़ती जो व्यापार हो उसको संतुलन करता है और जिस पर बात करता है कि ये चीजें सुरक्षा हुआ, आपूर्ति हुआ, सारी चीजें को देख रेख करता है। अब बात करते हैं व्यापार और परिवहन के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण परियोजना है। क्या है सर? INSTC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होता है। ठीक है, जो भारत, रूस और ईरान को जोड़ता है। ठीक है, यह जो कॉरिडोर आप देखते हैं भारत और रूस के और ईरान को जोड़ता है। ठीक है। IMEK क्या है सर? सर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो सर 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में घोषित किया था। ठीक है सर। INSTC क्या है? सर भारत को रूस तक माल पहुंचाने में समय और लागत दोनों कम होगी। यह माध्यम है, रास्ता है, माल पहुंचाता है, रास्ता कम होगा। ठीक है। IMEK क्या है सर? एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को प्रसिद्ध बनाता रहता है। ठीक है। अब देखिए, ऊर्जा के संदर्भ बात कर लेते हैं। भारत ने अपनी तेल खरीद की रणनीति बदली है। ये नहीं कहता है कि हम एक के लोग से खरीदेंगे, ना ही कहता है कि हम भारत रूस से भी खरीदेंगे, सऊदी अरब से भी खरीदेंगे, ईरान से भी खरीदेंगे, इराक से भी खरीदेंगे, अमेरिका से भी खरीदेंगे, और जो हमको सस्ता देगा उसी से खरीद लेंगे। ठीक है। सभी से तेल खरीदता है ताकि किसी एक स्रोत पर निर्भरता कम हो। और यह ऊर्जा कूटनीति भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सुनिए,
यह तो भारत का रहा। अब बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों आर्थिक प्रभाव और आंकड़ों में एशिया का क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। आइए समझते हैं। सर एशिया का आर्थिक प्रभुत्व क्या है, यह ग्राफ आप देख रहे हैं। चाइना अरे बाप रे बहुत टॉप लेवल पे, पर भारत थोड़ा कम में है। जापान देखिए इतना पूरे देश का है व्यापार में, और चाइना इसका इतना तक है, भारत इतना में से इतने पे है, रूस इतना में से इतना पे है। ये चीजें हैं, ये समझते हैं। पर चीन विश्व की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, जबकि भारत 5वें स्थान पर है और तेजी से आगे बढ़ ही रहा है। और सुनिए भारत जीडीपी का वृद्धि दर 7% है और सर विश्व में सर्वोच्च है। और सुनिए सर रूस पर प्रतिबंधों से भारत के तेल में छूट भी आता है। और सुनिए चीन भारत का जो व्यापार है तो 136 अरब डॉलर का है, ठीक है। एफडीआई में भारत शीर्ष तीन में तकनीकी और विनिर्माण में क्षेत्र में भी आगे है, और सेमीकंडक्टर हुआ, एआई हुआ, ये तीनों क्षेत्र को भविष्य की आर्थिक शक्ति को तय करेगा। लेकिन आइए थोड़ा सा विस्तार में इसको समझते हैं। ठीक आंकड़ा को अगर समझना है भू राजनीति विश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर आर्थिक आंकड़ा देख रहे हैं तो भू राजनीति के लिए बहुत समझना जरूरी है। देखिए चीन की जो अर्थव्यवस्था आप जो देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों 17.7 ट्रिलियन डॉलर की है, जबकि यह अमेरिका के बाद विश्व के दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत 3.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ 5वें स्थान पे है, ठीक है। किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की जो जीडीपी है मेरे प्यारे साथियों दिन रात बढ़ती ही जा रही है, 7% से अधिक है। और देखिए यह विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च है, ठीक है। आईएमएफ की जो भविष्यवाणी है कि 2030 तक भारत विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बन जाएगा, ठीक है। अगला सुनिए रूस की अर्थव्यवस्था कितना है सर, 2 ट्रिलियन डॉलर की है, ठीक है, जो यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद आश्चर्यजनक रूप में स्थिर रही। इसका कारण रूस चीन भारत के साथ व्यापार बढ़ाना है, ठीक है। और सुनिए सर किसकी अर्थव्यवस्था काहे नहीं डमडमाडल हुई, रीजन यह है कि भारत रूस और चाइना से व्यापार अपना बेहतर बनाता ही रहा। अगला सुनिए रूस तेल भारत को मिलने वाली छूट ने भारत की ऊर्जा लागत कम करने की और मुद्रास्फीति नियंत्रण में मदद की। जब थोड़ा एक मिनट सुनिए मेरे प्यारे साथियों, अब सुनिए अब जानना चाहेंगे सर व्यापार के आंकड़े ने देखे तो चीन का जो कुल वार्षिक व्यापार है ना 6 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक है। यह विश्व का व्यापार सुपर पावर इसको बोलते हैं, ठीक है। भारत का जो व्यापार भगवत सुनिए 776 अरब डॉलर है। व्यापार कितना करता है 776 अरब डॉलर का, और यह तेजी से ही बढ़ रहा है। भारत सरकार का जो लक्ष्य है 2030 तक 2 ट्रिलियन अरब का व्यापार हासिल करना है। 2030 तक कह रहा है कि हमको 2 ट्रिलियन डॉलर तक हम व्यापार करेंगे, ठीक है। और एफडीआई क्या होता है सर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बोलते हैं। के मामले में जो भारत जो शीर्ष जो है 10 देशों में शामिल है। जैसे अगर बात कर लिया जाए तो सर एप्पल का तो मोबाइल आप खरीदे करते हैं, टेस्ला सैमसंग जैसे कंपनियां भारत में निवेश क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं दिन रात। और सुनिए चाइना प्लस जो वन प्लस चाइना जो आप देख रहे हैं रणनीति के तहत कंपनियां चीन के अलावा वैकल्पिक उत्पादन खोज रही है। और सुनिए भारत इसका प्रमुख लाभार्थी है। और देखिए सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अगर बात किया जाए भारत ने पीएलआई के तहत बड़े निवेश आकर्षित किए हैं। और सुनिए एआई हुआ, हरित ऊर्जा हुआ, यह 2 क्षेत्र हैं जहां भारत चाइना अमेरिका के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चल रही है। भारत का जो लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का क्षमता हासिल करना है। यह तो भारत का रहा। अब सुनेंगे मेरे प्यारे साथियों, जानेंगे क्या भाई, आइए समझते हैं सर भविष्य की क्या क्या चुनौतियां आएंगी। सर चुनौतियां भी आएंगी क्या, हाँ आइए समझते हैं। सर सीमा सुरक्षा, एआई का प्रौद्योगिकी, जलवायु का अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा, यह चीजें आएंगी। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन में इसको समझते हैं। भविष्य की चुनौती को समझना नीति निर्माण परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सबसे पहली तत्कालिक चुनौती यह है कि सीमा सुरक्षा, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हमेशा चाइना से विवाद इस टाइम बढ़ ही गया है गलवान घाटी को लेकर। एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है। चीन की लगातार घुसपैठ की जो कोशिश है जारी है। और देखिए अरुणाचल प्रदेश जिसे चाइना दक्षिण तिब्बत भी कहता है
और लद्दाख क्षेत्र में चाइना ने बुनियादी ढांचा का निर्माण तेज किया है और भारत ने भी जवाब में सीमा सड़कों, हेलीपैड, रेलवे लाइन का भी निर्माण बढ़ाया है। ठीक है, और सुनिए 110 किलोमीटर लंबी दाऊद बेग न्यूमेरा रोड और फतेमा टनल जैसी परियोजना इस रणनीति का हिस्सा है। ठीक है, और सुनिए दूसरी बड़ी चुनौती हमारे सामने यह है एआई और प्रौद्योगिकी की जो प्रतिस्पर्धा है। एआई क्षेत्र में भारी निवेश किया गया है और देखिए 2030 तक विश्व की एआई महाशक्ति बनने का लक्ष्य रखा गया है। और सुनिए अमेरिका ने चाइना का उन्नत जो चिप आप जो देख रहे हैं एआई प्रौद्योगिकी के जो निर्माण पर प्रतिबंध लगाए हैं, भारत की इस प्रतिस्पर्धा से अपनी जगह बनानी होगी। ठीक है, और देखिए इंडियन एआई मिशन जो आप देख रहे हैं 10,000 प्लस जीपीयू की सुविधा बनाई जा रही है और देखिए सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत में जो चिप निर्माण इकाई स्थापित हो रहे हैं। देखिए जो चीज हम लोग चाइना पे स्थापित थे वह भारत को अपने बनाना पड़ेगा, तभी हम एक लेवल पे जाएंगे। और सुनिए साइबर सुरक्षा एक गंभीर चुनौती है। आप देख रहे हैं कोनो के मोबाइल पे ओटीपी मंगा के उसका अकाउंट साफ कर दे रहे हैं, तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आइए समझते हैं सर, भारत पर हर साल सालों हजारों साइबर हमला होते ही रहते हैं। कई राज्यों प्रौद्योगिकी से 2023 में भारत ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2023 जारी की, जिसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, साइबर स्वच्छता केंद्र और सीआरटी की भी भूमिका को मौजूद करने की बात कही गई। ठीक है, अब देखिए अगला चुनौती क्या है सर, जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक लेकिन गंभीर चुनौतियां हैं। जैसे आप समझ रहे हैं, अभी देखिए असम में क्या है, इतना बाढ़ हो रहा है, पूरा देश राज्य आप देख रहे हैं तहस नहस हो गया है। और सुनिए हिमालय ग्लेशियर पिघलना, बाढ़, सूखा, कृषि उत्पादन पर प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को दोनों ही प्रभावित करता रहता है। अब देखिए आर्थिक मंदी का खतरा भी बना रहता है। आईएमएफ ने 2024-25 के लिए वैश्विक वृद्धि का अनुमान लगभग 3.1% लगाया है। और सुनिए जो ऐतिहासिक रूप से कम है मेरे प्यारे साथियों, ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन जो है, जीवाश्म ईंधन में नवीनीकरण ऊर्जा की ओर बढ़ना है और एक जटिल प्रक्रिया जिसमें तकनीकी और वित्तीय चुनौतियां हैं। ठीक है, यह चीजें चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौतियां यही है मेरे प्यारे साथियों, जो आप चाइना को आप देख रहे हैं घुसपैठ करता जा रहा है। दूसरी चीज हमारे यहाँ बाढ़, सूखा, ये चीजें समस्या। अभी तो हम लोग उत्तर प्रदेश में है, यहाँ की जो मिट्टी जो है आपका जो एकदम समतली होती है, इससे यहाँ कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तभी आप बिहार में आप देख सकते हैं चीजें हैं कि कोसी नदी कितनी तबाह मचाई रहती है, चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला थोड़ा जानने का यह प्रयास करेंगे कि सर भविष्य की परिदृश्य क्या होगा। 4 संभावना होंगी। अब देखिए 4 संभावना में पहले सर निकट सहयोग, भारत रूस का जो चीन साझेदारी हो सकता है। सर रणनीति प्रसिद्धा सीमा, तनाव का तकनीकी का दौर हो सकता है। सर संतुलित कूटनीति बहुपक्षीय संरेखा या राष्ट्रीय हित में हो सकती है। सर नई वैश्विक क्रम, ग्लोबल साउथ एकता, यह भी हो सकती है। तो ये 4 चीजें हो सकती है, लेकिन आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन में समझ लेते हैं। सुनिए मेरे प्यारे साथियों, भविष्य की जो परिदृश्य को देखते हुए विश्लेषण करना भू राजनीति अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए आइए इन चारों परिदृश्य को विस्तार में समझते हैं। पहला परिदृश्य क्या क्या कर सकता है, देखिए निकटतर सहयोग, जिसको हम क्लोजर कॉपरेशन बोलते हैं। इस परिदृश्य में भारत, रूस, चाइना के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी गहरी होती है। ठीक है, जिसमें सर ब्रिक्स जो देश होती हैं, जब भारत, सारी चीजें हम बताएं, वह मजबूत हो जाती हैं। अब सुनिए नई विकास बैंक का विस्तार होता है, डॉलर के विकल्प के रूप में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ता है और सर रूस, चाइना, भारत ऊर्जा गलियारों में विकसित होते रहते हैं। यह परिदृश्य तब संभव है जब पश्चिम के साथ तनाव बढ़े और ग्लोबल साउथ एकजुट हो जाए। ठीक है, ठीक है। अगला सुनिए परिदृश्य सेकंड 2 क्या हो सकती है, रणनीति प्रतिस्पर्धा। इसमें सर सीमा तनाव हमेशा बढ़ता रहता है। आप देख रहे हैं क्वाड हुआ, एससीओ की भी प्रतिस्पर्धा 3 होती रहती है। कभी यह होता है कि आतंकवादिया हो गया, वो फलाना हो गया, चीजें चर्चा होती रहती हैं। और तकनीकी युद्ध आप देख रहे हैं चरम पर पहुंच चुका है। ठीक है, सेमीकंडक्टर, एआई, क्वाड नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। ठीक है, यह प्रतिस्पर्धा तब संभव है मेरे प्यार से जब ताइवान मुद्दा सुलझता नहीं है और इंडो पैसिफिक संयुक्त टकराव बढ़ता रहता है, ये चीजें आती रहती हैं। अगला सुनिए परिदृश्य तीसरा क्या होगा, सर संतुलित कूटनीति। यह सबसे यथार्थवादी परिदृश्य है, जिसमें सर भारत मल्टी एलिगमेंट नीति जारी रखता है। सर क्वाड के साथ सुरक्षा सहयोग, ब्रिक्स, एससीओ के साथ आर्थिक सहयोग, यह चीजें करती रहती है मेरे प्यारे साथियों। नई अगला चौथा जानेंगे नई वैश्विक व्यवस्था क्या है। सर इस दीर्घकालिक परिदृश्य में ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर नई संस्था बनाते हैं मेरे प्यारे साथियों। एनडीओपी का विस्तार होता है, ये चीजें होता रहता है मेरे प्यारे साथियों। अब जानने का प्रयास यह करेंगे मेरे प्यारे साथियों कि सर निष्कर्ष क्या है, सर भारत का भविष्य क्या है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। विदेशी नीति और सर चुनौतियां क्या है। देखिए मल्टी अलाइनमेंट, राष्ट्रीय हित
सर्वोपरि है। किसी भी गठबंधन में न बदना है। अगला सुनिए, अवसर ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना है, मैन्युफैक्चरिंग हब, डिजिटल इकोनॉमी, ऊर्जा पर हमको बेहतर तरह से काम करना है। चुनौतियां, सीमा सुरक्षा को बताइए किया है, तकनीकी बताइए किया है, आत्मनिर्भरता बहुत बनना जरूरी है, चीन रूस गठबंधन में संतुलन बेहतर करना होगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न है, क्या भारत आने वाले दशक में विश्व राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बन सकता है? तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते मेरे प्यारे साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।